अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ख्वाजा एजाज़ वैसेर। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों की ये जो डॉग की सीट्स की लिस्ट लगी है फ़ेज़ 3 की, इसके बाद बहुत सारी क्यूरीज़ हैं, उनको डिस्कस करेंगे। सबसे जो कॉमन क्वेश्चन है कि निश्तर में 330 सीटें थीं, तो उसमें से सिर्फ 121 की लिस्ट लगी है, क्या बाकी की लिस्ट लगेगी? तो अकॉर्डिंग टू माय सोर्सेज़ बाकी की लिस्ट भी लगेगी, क्योंकि ये जो लिस्ट लगी है अभी निस्टर 2 में ओपीडी और ईआर फंक्शनल होगी फ़र्स्ट, तो उन एमओज़ की लगी है। जो बाकी रहते हैं वो वार्ड, ओटी जब फंक्शनल होंगी तो उनकी लिस्ट भी लगेगी। मोस्ट प्रोबेबली तो यही है, क्योंकि जैसे सरदार बुज़दार इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी डीजी खां हैं, वहाँ पे भी ऐसे ही हुआ था लास्ट टाइम। पर कोई भी चीज़ हम श्योरिटी से नहीं कह सकते, क्योंकि ये आप ऐड देख सकते हैं जो पहले डिस्प्ले हुआ था, इसके एंड पे ऑलरेडी मेंशन है कि विदाउट एनी नोटिफिकेशन सीट कम या ज़्यादा की जा सकती हैं। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के पास पूरी अथॉरिटी है कि वो हमें बताएं या ना बताएं, वो सीट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो हो सकता है ये जो नेक्स्ट सीटें रह गई हैं वो नेक्स्ट किसी फ़ेज़ 7, 6, 7 जो अभी नेक्स्ट अनाउंस होंगी उनमें डाल दें, या इसी की लिस्ट दोबारा लगा दें। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली सेकंड लिस्ट लगेगी। इसके बाद जो सेकंड मोस्ट कॉमन क्वेश्चन था आप लोगों का कि जो अडॉग की सिलेक्शन होती है कि उसका क्या मेरिट क्राइटेरिया होता है। तो बिल्कुल जी, इसका मेरिट क्राइटेरिया तो होता है उसका एक मैं आपको टेम्पलेट भी शेयर कर देता हूँ, जिसमें आपके मैट्रिक, एफएससी और एमबीबीएस के नंबर काउंट होते हैं, जो कि इसीलिए आपसे इनका डीएमसीज रिज़ल्ट कार्ड मांगे जाते हैं जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। बाकी कुछ नंबर 10 नंबर हायर क्वालिफ़िकेशंस के होते हैं, 5 नंबर पोजीशन के होते हैं, 5 हाफ़िज़ कुरान के होते हैं, 5 नंबर एक्सपीरियंस के होते हैं, और इंटरव्यू के तो सिर्फ 5 नंबर होते हैं। ये क्राइटेरिया होता है। अब फॉलो किया जाता है या नहीं किया जाता है, ये एक डिबेटेबल चीज़ है, क्योंकि अगर फॉलो किया जाता हो तो जब अडॉक की लिस्ट लगती है, तो जैसे पीआरपी पंजाब रेजिडेंसी प्रोग्राम वो प्रॉपर एक लिस्ट लगाता है, आपका मेरिट कैलकुलेट हो के सबको पता चलता है कि ये जो बच्चा सेलेक्ट हुआ है इसका इतना मेरिट है। तो अडॉक वाले ये क्यों नहीं करते अगर वो मेरिट को फॉलो करते हैं? तो इसमें हमें डॉक्टर कम्युनिटी को प्रॉपर इस पे वर्क करना चाहिए, सबको मिल के, कि अगर आप अडॉक का ये मेरिट क्राइटेरिया प्रॉपर दिया हुआ है, इसको डिस्प्ले करो अपने प्लेटफॉर्म पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे, और जब सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट लगे तो इसके अकॉर्डिंग लगे और प्रॉपर हर बच्चे का मेरिट कैलकुलेट करके बताया जाए। तो यही वजह है कि सब लोगों को यही जो आपका थर्ड मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि इसमें सिफारिश होती है या रिश्वत होती है, तो जैसे ये सिलेक्ट करते हैं तो इसमें ये ज़ाहिरी बात है दोनों चीज़ें होती हैं, क्योंकि अगर मेरिट पे हो तो ये मेरिट लिस्ट डिस्प्ले करें, सिर्फ ये एक पेपर डिस्प्ले करने से कोई फ़ायदा नहीं है कि ये मेरिट है, क्योंकि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उसमें बहुत सारे ऐसे हैं, वो हम लोग अपने कोलीग्स में जानते हैं। आपके ऐसे कोलीग सेलेक्ट हो जाते हैं जो कि जिनकी सिफारिश अच्छी है, और आपको पता होता है कि उनके नंबर आपसे भी कम है और बहुत सारे लोगों से कम है। तो बिल्कुल जी, इसमें सिफारिश और रिश्वत चलती है, और मेरिट क्राइटेरिया बिल्कुल भी फॉलो नहीं होता। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो सिलेक्टेड कैंडिडेट की तरफ से है। उनको बहुत बहुत मुबारक हो जो सिलेक्ट हो चुके हैं। उनकी तरफ से ये क्वेश्चन है कि हम अब सिलेक्ट हो चुके हैं, हमारा लिस्ट में नाम आ चुका है, तो अब नेक्स्ट क्या प्रोसीजर है जिस भी हॉस्पिटल में वो सिलेक्ट हुए हैं उसे ज्वाइन करने का। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले आप जिस भी हॉस्पिटल में सिलेक्ट हुए हैं, आप वहाँ के एमएस के ऑफिस जाएंगे, वहाँ से अपना ऑर्डर लेटर लेंगे, जो कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की तरफ से होगा कि ये डॉक्टर सेलेक्ट हो चुका है। वो ऑर्डर लेटर लेने के बाद आपको रेफ़र किया जाएगा डीएचक्यू, टीएचक्यू, वहाँ से आप अपना मेडिकल फ़िटनेस करवाएंगे। मेडिकल फ़िटनेस सर्टिफिकेट लेने के बाद आप उसी हॉस्पिटल में दोबारा आएंगे जहाँ पे आप सिलेक्ट हो चुके हैं, वहाँ के एमएस ऑफिस में आप रिपोर्ट करेंगे, तो आपकी वहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाएगी। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि आपकी ज्वाइनिंग उसी डेट से काउंट होती है जब आप अपना मेडिकल फ़िटनेस सर्टिफिकेट लेकर एमएस के ऑफ़िस में रिपोर्ट करते हैं, तो आपकी पे भी उसी डे से आएगी। तो आप जितना जल्दी हो सके तो वहाँ पे रिपोर्ट करें, और अपने जो डेज़ हैं वो जो ऐड आने के 15 दिन के बाद आपने रिपोर्ट करना होता है। तो जितनी जल्दी रिपोर्ट करेंगे तो वो आपके डेज़ वेस्ट नहीं होंगे, आपको उन्हीं डेज़ की पे भी मिलेगी। तो ये तरीक़ाकार होता है। अब जो निश्तर वाले हैं वो निश्तर में जाएँ, तो निस्टर 2 में एमएस से अपना ऑर्डर लेटर लें। वो मोस्ट प्रोबेबली निस्टर यूनिवर्सिटी में उनको रेफ़र करते हैं मेडिकल फ़िटनेस के लिए, वहाँ से अपना मेडिकल फ़िटनेस सर्टिफिकेट लें, और वो चले जाएँ निस्टर 2 में दोबारा, और वहाँ पे अपनी जॉइनिंग दें। इसके बाद जो फिफ्थ नंबर पे क्वेश्चन है कि अब जो न्यू बच्चे हैं जिन्होंने फ़ेज़ 3 में अप्लाई नहीं किया, फ़ेज़ 5 में अभी अप्लाई किया है, वो चाहते हैं कि जी उनके जल्द फ़ेज़ 5 के इंटरव्यू हों। तो उनकी तरफ से क्वेश्चन है कि फ़ेज़ 5 के इंटरव्यूज़ कब होंगे।
तो जी इसकी कोई भी कंफर्म डेट नहीं होती ना प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की तरफ से। और अभी जो हमारे कंट्री में कंडीशन चल रही है इलेक्शंस की वजह से, तो अभी तो चीज़ें बहुत डिस्टर्ब हैं, तो हम नहीं कह सकते कुछ भी कि इसके इंटरव्यूज़ कब होंगे। मैं हमेशा जो भी मेरे से दोस्त पूछते हैं कि यार इंटरव्यूज़ कब होंगे या डॉग के सिलेक्शन कैसे होती है, तो उन्हें मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आप अपनी लाइफ में कंटिन्यू करें, जो भी काम कर रहे हैं, कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं, एफसीपीएस कर रहे हैं, पार्ट 1 की तैयारी कर रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं उस पे फ़ोकस करें। अडॉक को ऐसे लें जैसे पार्ट टाइम कोई चीज़ है, अगर सिलेक्ट हो गया, ना हुए तो ना हुए। इसको इस पे अगर आप फ़ोकस करके रहेंगे कि नहीं मैंने अडॉक का इंटरव्यू देना है, उसकी लिस्ट लगे, फिर मैं कुछ स्टार्ट करूँगा अपनी लाइफ में, तो ये आपने अपना टाइम वेस्ट करना है, क्योंकि ये आपको बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है कि आप इसमें सेलेक्ट होंगे। क्योंकि अभी जो लिस्ट लगी है फ़ेज़ 3 वाले लोगों को, उनको पता चल ही गया होगा, जो उनका फ़र्स्ट टाइम था। पर आप अपने सीनियर से जब भी पूछेंगे, लोग 5-5, 10-10 अडॉक में अप्लाई करके इंटरव्यूज़ दे रहे होते हैं पर कोई भी सिलेक्शन नहीं होती। जिनकी सिफ़ारिश अच्छी होती है वो सिलेक्ट हो चुके होते हैं। तो इसको सीरियस नहीं लें, इसको एज़ अ पार्ट टाइम रखें और अपनी मेन गोल्स पे फ़ोकस करें। इसके बाद जो इनबॉक्स में बहुत कॉमन पूछा जाता है कि भाई अडॉक का पुराना मुझे चाहिए, नोटिफिकेशन चाहिए। आपके पास पड़ा होगा एफसीपीएस पार्ट 1 की कब से डेट्स आ रही हैं, जेकेट की कब से डेट्स आ रही हैं। तो ये एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपको अडॉक का कोई पुराना नोटिफिकेशन लेना है, तो आप सिंपल गूगल पे चले जाएँ, वहाँ पे लिखें प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर जॉब्स, तो उस पे क्लिक करें। जैसे कि ये पहले नंबर पे आ रहा है, हमेशा ट्राई करें कि ऑफ़िशियल वेबसाइट से चीज़ें देखें। अब ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की वेबसाइट आप ओपन करें, तो वहाँ पे ये जॉब्स के आपको देख रहे हैं, नोटिफिकेशन मिल रहे हैं, ये एक्टिव हैं कि मतलब जो जिन पे आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके साथ ही आप देखें इनएक्टिव का ऑप्शन है, जो कि पुराने नोटिफिकेशन है, आप उन पे क्लिक करें। इनएक्टिव वाले ऑप्शन पे वो आपको सारी लिस्ट आ जाएगी जो कि पुरानी आपने अप्लाई किया हुआ है या वो नहीं भी किया हुआ, तो पुरानी जिनकी डेट्स गुजर चुकी है, जिनका आप नोटिफिकेशन अभी देखना चाहते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग अभी फ़ेज़ 3 की लिस्ट लगी है, तो वो फ़ेज़ 3 का जो नोटिफिकेशन था उसको देखना चाहते थे कि उसमें कितनी सीट्स हैं, क्या है। तो यही मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखें इनएक्टिव में जाएँ, नीचे ये देखें सारे नोटिफिकेशन हैं, आपको जिसका भी रीड करना है उसका डाउनलोड पे क्लिक करें, उसका नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा, उसको ओपन करें, उसकी डेट्स देखें, उसकी सीट्स देखें, सब कुछ आप ऐसे इजीली देख सकते हैं। तो इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। इसी तरह से आप जेकेट का भी चेक कर सकते हैं। सिंपल गूगल पे जेकेट एग्ज़ाम स्केड्यूल लिखें, इसकी ऑफिशियल केई की वेबसाइट ओपन करें। ये पहले नंबर पे आपका ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे ये देखें आपके पास जे कैट की जो डेट्स हैं सिंगल फ़ी और लेट फ़ी के साथ दोनों आ रही हैं। अगर आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये इस पे क्लिक करें, पहले नंबर पे जेकेट एग्ज़ाम स्केड्यूल, वो आपके सामने नोटिफिकेशन भी ओपन हो जाएगा, उस पे सारी डिटेल आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह से आप एफसीपीएस का भी चेक कर सकते हैं। सिंपल आप गूगल पे लिखें एफसीपीएस एग्ज़ाम स्केड्यूल, तो इस पे आप क्लिक करें। एफसीपीएस सीपीएसपी कंडक्ट करता है, तो सीपीएसपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे एग्ज़ामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करें। फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपका ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे, यहाँ पे आप अप्लाई भी कर सकते हैं। और पाकिस्तान नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो जो इनका नोटिफिकेशन है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहले तो अप्लाई की डेट्स हैं, बच्चे पूछते रहते हैं बार बार, बहुत सारे कई ग्रुप्स में पोस्ट आ रही होती हैं, वो सारी डेट्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। दूसरा मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है कि आप हम विदड्रा कर सकते हैं एग्ज़ाम से या नहीं कर सकते। तो इस पे जब नोटिफिकेशन आता है तो विदड्रा की भी डेट मेंशन होती है कि इस डेट तक आप विदड्रा कर सकते हैं एग्ज़ाम से, तो ये देखें मेंशन है। तो आप इसमें से ये भी आपकी एक बहुत बड़ी क्यूरी होती है लोगों की, तो इसको भी देख सकते हैं यहीं से। बहुत सारे बच्चे हंस रहे होंगे कि ये कोई बताने वाली चीज़ है, पर पता नहीं क्यों मेरे इनबॉक्स में सबसे कॉमन क्वेश्चन यही पूछा जाता है। तो इस पे मैंने 2 मिनट इसलिए लगाए हैं कि शायद में भी बच्चों को ना आइडिया हो एग्जैक्ट कैसे इसको देखते हैं, तो ये आप इजीली देख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो एक बच्चे का था कि उसने एमसीपीएस किया हुआ है, उसके लिए एफसीपीएस में क्या एग्जम्पशन के क्राइटेरिया हैं। तो कुछ क्राइटेरिया हैं एफसीपीएस में, आपको एग्जम्पशन मिलती है कुछ एग्ज़ाम्स के बाद। वो पूरे क्राइटेरिया मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, वो कुछ पिक्चर्स हैं वो मैं अपने पेज पे शेयर कर दूंगा। आपके कुछ पार्ट 1 जो एग्ज़ाम है उसमें भी आपको एग्जम्पशन मिलती है अगर आपने कुछ चीज़ें की हों, और एफसीपीएस में भी आपको एग्जम्पशन मिलती है कुछ डिग्रीज़ के बाद। तो ये सारी चीज़ें मैं एक अलग पोस्ट में अपने पेज पे शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब जो लास्ट पे एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि डॉक्टर बहुत ज़्यादा हैं और उन्हें जॉब्स नहीं मिल रही, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, हम जो यंग डॉक्टर हैं स्पेशली, वो उनमें कॉन्फिडेंस बहुत कम है, वो अलग अपनी प्रैक्टिस करना ही नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि उन्हें कहीं जॉब मिल जाए।
तो ये एक सबसे बेसिक मिस्टेक है हमारी। हम क्लिनिक पे किसी के साथ 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 इतने पे डॉक्टर काम कर रहे हैं इवन। तो अगर आप खुद अपना सेटअप स्टार्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो जो आपको अमाउंट ये दे रहे हैं ये बहुत कम है और वो आपकी वजह से अर्न कर रहे हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है हाउस जॉब में अपनी बेसिक स्किल सीखें। हाउस जॉब के इस पे एक कंप्लीट वीडियो बनाई जा सकती है कि हाउस जॉब में हमें क्या क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं सीखना। तो बेसिक चीज़ें ज़रूर सीखें हाउस जॉब में, इतना कॉन्फिडेंस ज़रूर गेन करें हाउस जॉब में कि आप पोस्ट हाउस जॉब आप पेशेंट को इंडिविजुअली ट्रीट कर सकें, एटलीस्ट आप ओपीडी इंडिविजुअली ट्रीट कर सकें और बेसिक इमरजेंसीज़ आपको आती हों। ये चीज़ें आपको आती होंगी तो आप अपना सेटअप छोटा सा स्टार्ट करके इवन किसी क्लिनिक वाले के पास भी बैठते हैं तो शेयर बेस या इस तरह से बैठें कि अगर पेशेंट फ्लो ज़्यादा है तो उसका आपको भी एडवांटेज हो। फिक्स सैलरी पे बिल्कुल भी नहीं बैठें, 30,000 पे बैठने का फ़ायदा नहीं है। और प्राइवेट जॉब्स भी बहुत कम है और प्राइवेट जॉब्स वाले भी सिर्फ इसी हमारी मिस्टेक की वजह से हमें 30-40 हज़ार में हायर कर रहे हैं, क्योंकि हम अपना काम तो स्टार्ट बिल्कुल भी करना ही नहीं चाहते। हम इतना कॉन्फिडेंस नहीं है यंग डॉक्टर्स में। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, जैसे कि आप पोस्ट हाउस जॉब फ़ौरन किसी अपने सीनियर जिससे आपके अच्छे ताल्लुकात हैं उसके पास चले जाएं, 1 मंथ 2 मंथ लगाएं, ओपीडी की बेसिक चीज़ें सीखें, आपको फील्ड वर्क का पता चले, उसके बाद अपना सेटअप स्टार्ट करें। तो इसमें इतना ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। आप अपने आप पर यकीन रखें, बेसिक ओपीडी सीखें, बेसिक चीज़ें सीखें, अपना काम स्टार्ट करें। आप स्पेशलाइजेशन के एग्ज़ाम दें, स्पेशलाइजेशन में इंडक्ट हों और बहुत सारे तो फेलोज़ बाहर के एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो भी मोटिवेट होके दें और अपने करियर पे फोकस करें। जॉब ज़रूरी बहुत ज़रूरी नहीं है, जॉब्स होना बहुत अच्छी बात है कि आपका बेसिक जो नीड होती हैं वो पूरी होती रहती हैं, पर अगर नहीं मिल रही तो इसका ये मतलब नहीं है आप आगे कुछ नहीं कर सकते। आप आगे बहुत कुछ कर सकते हैं, उन चीज़ों पर फोकस करें। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी जो क्वेश्चन थे मोस्ट कॉमन। ये बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं जो हमारे कोलीग्स ही एक दूसरे से शेयर करते हैं तो आपके आपके पास पहुंच सकती हैं। तो आपके पास भी अगर कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन हो, आप एक दूसरों के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जैसे किसी पोस्ट पे अगर किसी दोस्त ने कमेंट किया हुआ है, आपको उस चीज़ का पता है तो उसको आप रिप्लाई कर दें ताकि उसका फ़ायदा हो जाए, क्योंकि ये ऐसे ही चलने वाली चीज़ है, एक दूसरे का फ़ायदा करते जाएँ हम लोग। और एक किसी भी एक शख्स के बस में नहीं है कि वो सबकी हेल्प कर सके। तो आप जिसकी भी हेल्प कर सकें ट्राई करें उसकी हेल्प करें। तो इस तरह से अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हैं तो उसकी हेल्प ज़रूर करें। किसी के क्वेश्चन का आपके पास आंसर है तो उसको आंसर करें और एक दूसरे की हेल्प करते जाएं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। If you want to purchase Dr. Kawaja publications, review of ENT by Dr. Kawaja Ages and review of Robin Morphologies by Dr. Kawaja Ages, contact on these numbers.